स्टोरी ऑफ द डे के मोज़ेज़ नाजरीन को हमारा सलाम पहुँचे। नाजरीन, राजा खान इंस्पेक्टर था। जब शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ़्तार करके जेल में रखा तो शेख मुजीब की जासूसी करने के लिए राजा खान को कैदी के तौर पर शेख मुजीब के साथ रखा गया। राजा खान शेख मुजीब की जेल कहानी का ऐनी शाहिद और राजदार रहा है। इनके साथ इंटरव्यू किया जिसमें से इसने बड़े राजों से पर्दा उठाया है। इस इंटरव्यू के हवाले से अजमल जामी लिखते हैं, दिसंबर 1970 के इंतखाबात में वाजिया 300 में से 160 नशिस्तें अक्सरियत हासिल करने के बावजूद शेख मुजीब को इक़्तिदार से महरूम रखा गया। मुत्तहिदा पाकिस्तान में सियासी कशीदगी अरूज पर जा पहुंची और जनरल याह्या खान ने मशरक़ी पाकिस्तान में फ़ौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया। मार्च या अप्रैल 1971 में अवामी लीग के सरबराह शेख मुजीबुर रहमान को ढाका से फ़ौज ने हिरासत में लिया। हवाई जहाज़ के ज़रिए इन्हें पहले कराची फिर चकाला लाया गया और बाद आज़मिया वाली जेल की एक कोठरी में कैद कर दिया गया। उन दिनों राजा अनार खान शाही किले लाहौर के तफ्तीशी सेल में स्पेशल ब्रांच के सब इंस्पेक्टर थे। इस वक्त के डीएसपी शेख अब्दुल रहमान राजा खान को मियाँ वाली ले आए, जहां इन्हें शेख मुजीबुर रहमान की नकलो हरकत पर नज़र रखने के लिए कैदी का रूप धारना पड़ा। राजा खान अपनी रोदात बयान करते हुए कहता है, इस सेल में कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाला एक और शख्स अयूब भी था। मुझे एक कैदी का रूप धारना पड़ा और यूं एक मुशक्कती के तौर पर शेख मुजीबुर रहमान के सेल में दाखिल हुआ। राजा खान कहते हैं कि चंद हफ्तों तक तो शेख मुजीबुर रहमान उन्हें मशकूक समझते रहे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो मानूस हो गए और पूछा कि क्यों भाई यहाँ किस जुर्म में पहुँचे। जवाब दिया, बाबा हमने एक लड़की को अगवा किया था, 3 साल कैद हुई है, इसलिए अब यहाँ पहुँच गए। सेल में एक बरामदा था, छोटा सा सहन जहाँ सिर्फ रेत थी, एक किचन और शेख मुजीबुर रहमान के सोने के लिए एक कमरा था। अयूब और राजा खान मिलकर शेख साहब के लिए खाना पकाते। राजा खान के बकौल शेख मुजीबुर रहमान अमूमन चुप रहते। जेल में इन्हें मुल्की सियासी हालात से बिल्कुल बेखबर रखा जाता। अखबार, टीवी, रेडियो, हत्ता के ख़त व किताबत तक की भी इजाज़त ना थी। मुजीब मछली और मटन शौक से खाते, पाइप पीते थे और एलन मोर का तंबाकू इस्तेमाल करते। वो अपनी धोती और बनियान खुद धोते, उर्दू रवानी के साथ बोलते और कुछ अल्फाज पंजाबी के भी सीख चुके थे। शेख मुजीब कभी कभी माजी में खो जाते और कहा करते, राजा खान हमने अपनी जवानी और कैरियर पाकिस्तान के लिए सर्फ कर दिया। ढाका से चिटागांव और मुज़ाफ़ात तक किश्तियों में सफ़र करते और पाकिस्तान के क़याम का पैगाम आम करते रहे। वो मौजूदा सियासी मंजरनामे का जिक्र करते हुए अफसरदा हो जाते। चंद माह बाद इन्हें साहिवाल जेल मुंतकिल किया गया, जहां से इन्हें फैज़ाबाद सेंट्रल जेल लाया गया। इन दिनों 71 की जंग शुरू हो चुकी थी। भारतीय फ़ज़ाया के चंद गोले जेल के करीब गिरे, जिससे शेख मुजीब ने पूछा, ये क्या हो रहा है। राजा खान ने बताया कि करीब ही फ़ज़ाया की रेंज है, मशक़ें की जा रही हैं। राजा खान बताते हैं कि ख़तरा था कि कहीं भारतीय फ़ज़ाया जेल पर हमला न कर दे, लिहाजा इन्हें फिर मियाँ वाली जेल मुंतकिल कर दिया गया। फैज़ाबाद क़याम के दौरान जेल ही में इनका ट्रायल शुरू हो गया। वो पुरएतमाद तरीके से ट्रायल में पेश होते, लेकिन इन्हें यकीन था कि ट्रायल का फ़ैसला इनके खिलाफ आएगा। राजा अनार खान सिक्योरिटी ऑफिसर के रूप में शेख मुजीबुर रहमान के मुशक्कती थे, जो आहिस्ता आहिस्ता इनके करीब होते जा रहे थे। एक बार जब राजा खान ने इनसे अवामी लीग के बारे में सवाल पूछा तो शेख साहब ने ताजुद्दीन, जो बाद में बांग्लादेश के वज़ीर-ए-आज़म भी बने, के बारे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और कहा कि इन्हें ख़दशा है कि वो भारत के साथ मिलकर कोई चाल ना चले। लेकिन साथ ही इन्होंने ऐसे सियासतदानों को पार्टी की ज़रूरत भी करार दिया
میاں والی جیل میں چند روز قید کے بعد انہیں چشمہ براج کیمپ لایا گیا اور یہاں سے پھر انہیں سہالہ پولیس کالج کے آفیسر ہاسٹل میں منتقل کر دیا گیا، جو ان کی پاکستان میں آخری قیام گاہ ثابت ہوئی۔ راجہ انار خان کے بقول سہالہ میں ان کے کمرے کی کرسی میں ٹرانسمیٹرز نصب تھے اور آپریٹر کے ذریعے ان کی تمام نقل و حرکت اور گفتگو ریکارڈ کی جاتی۔ شیخ صاحب کی رہائی کے لیے حالات سازگار ہو رہے تھے۔ سقوط ڈھاکہ کا واقعہ پیش آ چکا تھا کہ ایک روز بھٹو صاحب ان سے ملنے آئے۔ بھٹو صاحب کے ذریعے انہیں تمام تر واقعات کا علم ہوا۔ اس ملاقات کے دوران راجہ خان پردے کے پیچھے پستول تھامے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے، کیونکہ اس ملاقات میں ناخوشگوار واقعے کا خدشہ تھا۔ شیخ مجیب سقوط ڈھاکہ سے یکسر لا علم تھے۔ بھٹو کو دیکھتے ہی بولے کہ تم یہاں کیسے پہنچے؟ بھٹو صاحب نے بتایا کہ میں اب سول چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہوں اور پاکستان ٹوٹ چکا ہے۔ راجہ خان بتاتے ہیں کہ پاکستان ٹوٹنے کی خبر سن کر شیخ مجیب الرحمان صدمے کی حالت میں کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور بے اختیار چیخ اٹھے کہ نہیں، ایسا تو میں ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ بھٹو صاحب، ادھر ہم ادھر تم، تو آپ کہا کرتے تھے میں نے تو ایسا کبھی نہ چاہا تھا۔ بھٹو صاحب نے بتایا کہ جلد آپ کو یہاں سے روانہ کر دیا جائے گا۔ راجہ خان کے مطابق بھٹو صاحب سے ملاقات کے بعد شیخ مجیب الرحمان مغرب تک روتے رہے اور افسوس کا اظہار کرتے رہے۔ سر شام میں اندر داخل ہوا، انہیں درخواست کی کہ واش روم جائیں اور ہاتھ منہ دھو لیں۔ اسی آشنا میں ان کی کرسی کا ٹرانسمیٹر خراب ہو گیا اور میں نے جلدی سے کرسی تبدیل کی اور دوسری کرسی جس میں پہلے ہی سے ٹرانسمیٹر نصب تھا وہ کمرے میں رکھ دی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ عشاء کی نماز کے دوران آپریٹر، جو بنگالی زبان بھی جانتا تھا، نے بتایا کہ شیخ مجیب الرحمان سجدے میں گر کر روتے رہے اور کہتے رہے، یا اللہ، میں نے تو کبھی ایسا نہ چاہا تھا، یہ کیا ہو گیا؟ یہ سب بیان کرتے ہوئے راجہ خان کی آنکھیں بھیگ چکی تھی اور ان کی زبان لرزتے ہوئے بند ہو چکی تھی اور راجہ خان ہچکیاں لیتے ہوئے روتے رہے۔ ہمیں انٹرویو کچھ لمحوں کے لیے روکنا پڑا اور یوں محسوس ہوا جیسے ہم بھی راجہ خان کے ساتھ سہالہ کالج کے آفیسرز ہوٹل کے اس کمرے میں ہیں جہاں شیخ مجیب الرحمان رات گئے تک روتے رہے۔